हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सीमा। मेरे यूट्यूब चैनल लॉ फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। हम परिसीमा अधिनियम 1963 यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे आज इसकी एक्नॉलेजमेंट यानी अभिस्वीकृति से संबंधित धाराएं। अभिस्वीकृति से संबंधित धाराएं हैं धारा 18, 19 और 20, जिसमें धारा 18 बात करती है लिखित अभिस्वीकृति के प्रभाव की, धारा 19 बात करती है आंशिक भुगतान की और धारा 20 बात करती है अन्य व्यक्ति के द्वारा अभिस्वीकृति के प्रभाव की। तो देखिए धारा 18 क्या बात करती है। धारा 18 कहती है लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव, कि लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव क्या होगा। देखिए एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है, जहां की किसी संपत्ति या अधिकार, किसकी बात करता है, यह संपत्ति या अधिकार की बात करता है, विषयक वाद या आवेदन, किस पर लागू होता है, वाद या आवेदन पर, के लिए विहित काल के अवसान के पहले ऐसी संपत्ति या अधिकार, क्या है, काल के अवसान के पहले ऐसी संपत्ति या अधिकार विषयक दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की गई है जो उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है। दूसरा, या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें वह अपना अधिकार या दायित्व व्युत्पन्न करता है, हस्ताक्षरित है वहां उस समय से जब वह अभिस्वीकृति इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई थी एक नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। क्या कहती है, देखिए कि जो किसी संपत्ति या अन्य अधिकार के बारे में जो विहित अवधि है, कालावधि है, उसकी समाप्ति से पहले ही जो उत्पन्न दायित्व को स्वीकार कर लेता है, तो वहां समयावधि की गणना कब से की जाएगी, उस तिथि से प्रारंभ होगी जब अभिस्वीकृति हस्ताक्षरित की गई थी। ये कहता है इसका क्लोज 1। देखिए इसका क्लोज 2 क्या बात करता है। क्लोज 2 कहता है जहां की वह लेख जिसमें अभिस्वीकृति अंतर्विष्ट है बिना तारीख का है, वहां उस समय के बारे में जब वह हस्ताक्षरित किया गया था मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा। किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के उपबंधों के अध्ययन यह है कि उसकी अंतर्वस्तु का मौखिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। और ये कोरिलेट करती है किसके, एविडेंस एक्ट की धारा 91 एंड 92 से। अब हम इसे क्लोज 1 को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। ए ने ऋण उधार लिया बी से 1000 रुपये का, और उधार की जो लिमिटेशन पीरियड है वो है 3 इयर्स। तो ये जो 3 इयर्स हैं के बीतने से पहले, मान लीजिए उसके 3 इयर्स में से 2 इयर्स एंड 10 मंथ बीत चुके हैं, अब 2 मंथ उसके बाकी रह रहे हैं। तो 2 मंथ जो बचे हुए हैं उनके दौरान ही वो जो ऋणी है, डेप्टर है, वो एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट देता है कि सॉरी, जो मैंने आपसे ऋण लिया था या उधार लिया था वह मैं नहीं चुका पा रहा हूँ, मैं उसका भुगतान नहीं कर पा रहा हूँ। तो जिस दिन से वह ये लिख के दे देता है तो उस दिन से उसका फ्रेश पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और उसे वही 3 इयर्स मिल जाएंगे। जो 3 इयर्स स्टार्ट होंगे वो जिस दिन से स्टार्ट होगी वह दिन भी एक्सक्लूड किया जाएगा। ये मतलब यहाँ पे धारा 12 लागू हो जाएगी। अब देखिए क्लोज 2। क्लोज 2 बात करता है कि उसने रिटर्न एक्नॉलेजमेंट तो दे दिया पर उस पर उसने साइन नहीं किए, तो फिर उसकी मौखिक साक्ष्य तो दी जा सकती है। जो ने एक्नॉलेजमेंट या अभिस्वीकृति दी है उसकी अंतर्वस्तु की मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकते हैं, उस डेट की ही
जिसको लिखना वह भूल गए उस डेट की ही वह मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। और ये रिलेवेंट सेक्शन मैंने बता दिया आपको। एविडेंस का एक सेक्शन है 91 एंड 92। देखिए जो ये अभिस्वीकृति है ये बाद डेट की नहीं होगी। अब देखिए आगे पढ़ते हैं धारा 18 का एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है इसका, एक्सप्लेनेशन का ए पॉइंट, अभिस्वीकृति पर्याप्त हो सकेगी यद्यपि वह उस संपत्ति या अधिकार की यथावत प्रकृति विनिर्देश न करती हो अथवा यह प्रकथन करती हो कि संदाय परिधान पालन या उपभोग, क्या बात करता है, संदाय परिधान पालन या उपभोग का समय अभी नहीं आया है अथवा वह संदाय परिधान या पालन अथवा उपभोग की अनुज्ञा के इनकार सहित हो अथवा मुजरा के किसी दावे से युक्त हो अथवा उस संपत्ति या अधिकार के हकदार व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को संबोधित हो। देखिए क्या बात कहता है इसका एक्सप्लेनेशन का ए पॉइंट, 3 बातें बताता है। देखिए 3-4 बातें हैं इसमें कि अभिस्वीकृति को तो अपने आप में ही पर्याप्त है, अभिस्वीकृति अपने आप में ही पर्याप्त है यदि उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया है कि यह संपत्ति थी और वह मुझे वापस करनी थी तो भी वह पर्याप्त होगी। दूसरी बात, यदि उसने इनकार कर दिया और आपकी संपत्ति को वापस नहीं करता है तो भी वह अभिस्वीकृति मानी जाएगी। तीसरी बात, यदि उसने क्लेम कर दिया सेट ऑफ उसी संपत्ति में तो वह भी एक्नॉलेजमेंट है। यदि उसने आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं की और किसी और पर्सन को कर दी तो वह भी एक्नॉलेजमेंट है, और वह एक्नॉलेजमेंट भी चाहे वह ऐसे पर्सन को करे जिसको कि आप नहीं जानते हो, आप उससे अनजान हो, तो भी वह अभिस्वीकृति ही मानी जाएगी। तो इससे ये 4 पॉइंट निकल कर के आते हैं, आप इन्हें पॉइंट बना करके नोट कर सकते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन का बी पॉइंट क्या कहता है, हस्ताक्षरित शब्द से या तो स्वयं द्वारा या इस निमित्त सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अभिप्रेत है। क्या, एक तो स्वयं द्वारा या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अभिप्रेत है। ये देखो हस्ताक्षरित की बात करता है कि जो साइन है वह या तो स्वयं करे, स्वयं करता है तो ठीक है, यदि वह अपने एजेंट के द्वारा भी साइन करवाता है तो वह भी लीगल एक्नॉलेजमेंट मानी जाएगी, वह वैध अभिस्वीकृति मानी जाएगी। देखिए और इसका सी पॉइंट क्या बात करता है, वह आवेदन जो डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए हो किसी संपत्ति या अधिकार की बाबत आवेदन नहीं समझा जाएगा। देखिए जो कि एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन हो या किसी डिक्री या आदेश के लिए हो तो उसको हम किसी संपत्ति व अधिकार के लिए आवेदन नहीं मानेंगे, वो संपत्ति या अधिकार के लिए आवेदन नहीं माना जाएगा। ये जो धारा 18 है इसके हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकल के सामने आते हैं। क्या आते हैं देखिए, एक तो जो एक्नॉलेजमेंट है, देखिए पहली बात जो एक्नॉलेजमेंट है यानी अभिस्वीकृति है वह किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में ही होनी चाहिए, और जो ऐसी एक्नॉलेजमेंट है वो समयावधि के समाप्त होने के पूर्व की जानी चाहिए। तीसरी बात, ऐसी अभिस्वीकृति उस पक्षकार द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होनी चाहिए जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है। ये 3 फैक्ट्स निकल के आते हैं और इसका फिर क्या प्रभाव होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। देखिए इसका इफेक्ट होगा, एक तो जो कालावधि का चलना है वो एक्नॉलेजमेंट के हस्ताक्षर की तारीख से प्रारंभ होता है, और जो एक्नॉलेजमेंट है वो केवल दायित्व की ही पुष्टि करती है। इसके ये 2 इफेक्ट होंगे।
जो अभिस्वीकृति है वो वाद चलाने के लिए किसी नए अधिकार का सृजन नहीं करती है, बल्कि वह समयावधि को बढ़ा देती है, समयावधि को विस्तृत कर देती है। ये बात कही गई है मजदा वल्लभ मारिया केस में। और जो अभिस्वीकृति है वो दायित्व का नया प्रमाण प्रस्तुत करती है। धारा 18 में 2 क्लोज हैं और दूसरे क्लोज के 3 स्पष्टीकरण हैं। और ये जो इसकी कोरिलेवेंट सेक्शन है, एविडेंस का सेक्शन 91 एंड 92 है। इसमें मजदा वल्लभ मारिया का केस है। सेक्शन 19 क्या बात करता है? धारा 19 क्या कहती है? ऋण लेखे या वसीयत संपदा का ब्याज लेखे संदाय का प्रभाव। जहाँ की ऋण या वसीयत संपदा के संदाय के लिए दायी व्यक्ति द्वारा या उसके इस निमित्त सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा कोई संदाय उस ऋण लेखे या उस वसीयत के ब्याज लेखे विहित काल के अवसान के पूर्व, क्या बात करता है? पूर्व किया जाता है, वहां उस समय से जब संदाय किया गया था, जब संदाय किया गया था नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। क्या कहता है इसका क्लोज 1? देखिए ये बात करती है धारा 19, यदि आपने कोई पेमेंट कर दी। देखिए अब धारा 19 को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए उधार लिए और आपने ऋण के बदले में उसका ब्याज है, मान लीजिए 50,000 का ब्याज आपने पेमेंट कर दिया। तो उस समयावधि के खत्म होने से पहले आपने पेमेंट कर दिया, तो पेमेंट कर दिए जाने पर नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। उस दिन से आपको जो फिर पूरी जो लिमिटेशन पीरियड है उसका वो मिल जाएगा। और आप खुद भी कर सकते हैं वो पेमेंट, या आपका कोई प्राधिकृत अभिकर्ता यानी एजेंट भी कर सकता है। और इसका परंतु क्या बात करता है? परंतु उस दशा के सिवाय जिसमें ब्याज का संदाय सन 1928 की जनवरी के प्रथम दिन के पूर्व किया गया था, 1928 की जनवरी के प्रथम दिन के पूर्व किया गया था, तब होगा जब उस संदाय की अभिस्वीकृति संदाय करने वाले व्यक्ति के हस्तलेख में या उसके द्वारा हस्ताक्षरित लेख में हो। क्या बताता है ये कि बात करता है 1928 की जो जनवरी का प्रथम दिन है उसके पूर्व किया गया संदाय है। और वो कब माना जाएगा अभिस्वीकृति? संदाय करने वाले व्यक्ति के हाथ से लिखा हुआ है और उसके द्वारा हस्ताक्षरित है। इसका स्पष्टीकरण क्या? 2 पॉइंट है। क्या? पहला पॉइंट है, जहाँ की बंधकित भूमि बंधकदार के कब्जे में हो वहां ऐसी भूमि के भाटक या उपज की प्राप्ति संदाय मानी जाएगी। क्या बात करता है? ये बात करता है, बताइए आप कौन सा बंधक की बात करता है? ये बात करता है भोग बंधक के बारे में बात करता है। भोग बंधक में पोजीशन देना होता है। और इसका जो कोरिलेवेंट सेक्शन है वो टीपी एक्ट का सेक्शन 58 है। तो जो भोग बंधक में इसमें किराया या उपज की रसीद वगैरह देनी होती है तो उसको भी पेमेंट मान लिया जाता है। इसकी जो अगर आपने किराया या उपज दे दिया या इसकी कोई रसीद दे दी तो उसको भी पेमेंट माना जाता है। इसका भी क्या बात करता है? ऋण के अंतर्गत वह धन नहीं आता जो न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन संदेह होता है। इसका जो बी है स्पष्टीकरण का बी क्लोज बात करता है ऋण क्या माना जाएगा। तो ऋण के अंतर्गत डिक्री या आदेश के अधीन देय जो धन है वो शामिल नहीं माना जाएगा। और ये जो ऋण है ये सिक्योर और अनसिक्योर हो सकता है, यानी सुरक्षित और असुरक्षित
हो सकता है। तो ये थी फ्रेंड्स धारा 19। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं धारा 20। देखिए धारा 20 क्या बात करती है। धारा 20 कहती है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अभिस्वीकृति का या संदाय का क्या प्रभाव होगा। देखिए धारा 18 या धारा 19 में इस निमित्त सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता पद के अंतर्गत निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति की दशा में उसका विधिपूर्ण संरक्षक, सुपुर्ददार या बंधक या अभिस्वीकृति हस्ताक्षर करने अथवा संदाय करने के लिए ऐसे संरक्षक, सुपुर्ददार या बंधक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता आता है। जो धारा 18 और 19 में हम सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता पढ़ते आ रहे हैं उसको डिफाइन किया गया है धारा 20 में। धारा 20 में बताया गया है कि सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता कौन कौन हो सकते हैं। तो जो निर्योग्य व्यक्ति की दशा के अधीन विधिक पूर्ण संरक्षक, सुपुर्ददार या बंधक जो अभिस्वीकृति को हस्ताक्षरित करते हैं, और संदाय के लिए संरक्षक, सुपुर्ददार या बंधक सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता माने जाएंगे। 20 की उपधारा 2 है वो बताती है उक्त धाराओं में की कोई भी बात अनेक संयुक्त संविदाकर्ताओं, भागीदारों, निष्पादकों या बंधकदारों में से किसी एक को उनमें से किसी अन्य या किन्हीं अन्यों द्वारा या के अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अभिस्वीकृति या किए गए संदाय के कारण ही प्रभार्य नहीं कर देती। क्या बात करता है इसका क्लोज 2 कि जो धारा 18-19 की बात है वो संयुक्त संविदाकारकों, भागीदारों, निष्पादकों या बंधकियों के मामले में लागू नहीं होगी। अब देखिए इसका जो क्लोज 3 है उक्त धाराओं के प्रयोजनों के लिए बात करता है। 2 बातें बताता है। ये क्या बातें बताता है। एक पहली बात बताता है संपत्ति के किसी परिसीमित स्वामी द्वारा जो हिंदू विधि में शासित हो या उसके सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किसी दायित्व की बाबत हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति या किया गया संदाय ऐसे दायित्व को उत्तराधिकार में पाने वाले उत्तरभोगी के विरुद्ध यथास्थिति विधिमान्य अभिस्वीकृति या संदाय होगा। कि इसका बी पॉइंट क्या बात करता है। वह अभिस्वीकृति या संदाय जो उस अविभक्त हिंदू कुटुंब के तत्समय कर्ता या उसके सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा किया गया है उस समस्त कुटुंब की ओर से किया गया समझा जाएगा। यदि किसी अविभक्त हिंदू कुटुंब की उस हैसियत में उसके द्वारा या उसकी ओर से कोई दायित्व उपगत किया गया हो। क्या है कि जहां किसी अविभक्त हिंदू परिवार के कर्ता के द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के द्वारा कोई अभिस्वीकृति की जाती है या कोई भुगतान किया जाता है तो वह समस्त परिवार के ऊपर, वह पूरे परिवार के ऊपर बाउंड होगा, उस पर बाध्यकारी होगा। ये बात करता है इसका बी पॉइंट। फ्रेंड्स ये थी हमारी धारा 18, 19, 20 जो कि एक्नॉलेजमेंट यानी अभिस्वीकृति से संबंधित थी। देखिए धारा 18, 19 और 20 का हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। धारा 18 बात करती है लिखित अभिस्वीकृति के प्रभाव की। धारा 19 बात करती है आंशिक भुगतान यानी ऋण लेखे या वसीयत संपदा के ब्याज के लेखे के संदाय के प्रभाव की। और धारा 20 बात करती है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव यानी जो एजेंट धारा 18 और 19 के अंतर्गत समय प्राधिकृत अभिकर्ता वर्ड जो यूज किया गया है उसे धारा 20 में डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये तीनों धाराएं समझ में आई होंगी।
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आगे की धाराओं में। परिसीमा अधिनियम की ही आगे की धाराएं पढ़ेंगे हम। थैंक यू।